हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कल जो मैंने वीडियो जहाँ छोड़ा था सरफेसी एक्ट से रिलेटेड, उसी को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा में आपसे करने वाला हूँ। आज का मैंने जो छोटा टॉपिक रखा है वो है सेल ऑफ आईपी अंडर सरफेसी एक्ट। इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो मैं एक क्रमशः आपको बता देना चाहता हूँ। जब हम प्रॉपर्टी की सेल के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो हमें एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स को पहले कंप्लाई विद करना है। उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हम जितने भी एक्शंस लेते हैं सरफेसी एक्ट में, वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ मैंने इन शॉर्ट एओ लिखा है। ऑथराइज्ड ऑफिसर किसी भी बैंक में चीफ मैनेजर एंड अबव हो सकता है। उससे नीचे की जो हमारे डेजिग्नेशंस हैं या रैंक्स हैं वो ऑथराइज्ड ऑफिसर नहीं हो सकते हैं। फिर हमें ऑथराइज्ड ऑफिसर ही सारे काम करता है और फिर हमें सेल की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो हमें जब हमने पोजीशन ले लिया होता है प्रॉपर्टी का सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत, तो फिर हम 13(4) के एक्शन लेते हैं जिसमें हमें सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसमें से ऑप्शन ए जिसमें पोजीशन टेक ओवर करते हैं, ऑप्शन बी जिसमें हम मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं बिजनेस का, ऑप्शन सी इसमें हम उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स अपॉइंट कर सकते हैं और अदर पर्सनल रिक्वायर्ड वो भी हम उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है हमारा, तो हम सेल के लिए प्रोसीड करते हैं। और जब सेल के लिए प्रोसीड करते हैं तो हमें सबसे पहले एक सेल नोटिस देना पड़ता है। और सेल नोटिस में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं उसके हिसाब से हमें उसकी तैयारी भी पहले ही करनी पड़ती है। जैसे सेल नोटिस में हमें उस सिक्योर्ड एसेट की रिजर्व प्राइस बतानी होती है, तो उसकी पहले रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ऑथराइज्ड ऑफिसर उससे अपने हायर रैंक के ऑफिसर से भी इसकी रिजर्व प्राइस फिक्स करा सकते हैं। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम बैंक के 2 पैनल अप्रूव्ड वैल्यूअर्स होते हैं, उनसे 2 से इसकी करेंट वैल्यूएशन कराते हैं प्रॉपर्टी की, और उन दोनों का एवरेज निकाल के उसकी रिजर्व प्राइस फिक्स कर लेते हैं। उसमें वो हमें 3 तरह की प्राइसेस अपनी रिपोर्ट में देते हैं। पहली प्राइस होती है जो उसकी मार्केट प्राइस हो सकती है, कितना मार्केट में ये सेल की जा सकती है। दूसरी प्राइस होती है इसमें जिससे कि हम उतना रियलाइजेबल वैल्यू, उतनी वैल्यू रियलाइजेबल होती है उतनी रियलाइज कर सकते हैं इस सेल के माध्यम से। और तीसरी होती है डिस्ट्रेस्ड सेल वैल्यू। इन तीनों को भी मद्देनजर रखा जाता है और इसके हिसाब से हमें फिर सेल नोटिस, जिसका पीरियड 30 दिन होता है, ना कम ना ज़्यादा, वो हम बॉरोवर को इशू कर देते हैं और पूरे 30 दिन वेट करते हैं। उस 30 दिन के हिसाब से हमें सेल की डेट फिक्स करनी होती है, सेल का मोड फिक्स करना होता है कि हम पब्लिक ऑक्शन से कर रहे हैं, टेंडरिंग से कर रहे हैं, बिड्स इनवाइट करके कर रहे हैं, और ई टेंडरिंग के माध्यम से कर रहे हैं, सेल के प्रोसीजर को आगे ले जा रहे हैं। तो ये सब करने के लिए हमें नोटिस में ही ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो कंटेंट ऑफ द नोटिस में पहला होता है नेम ऑफ द बोरोवर, कंप्लीट एड्रेस, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, द डिटेल ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, प्रॉपर्टी की क्या डिटेल्स हैं, उसके बाद उसका पोजीशन की डेट, और डेट में हमारा कौन सा, डेट के साथ ही कि ये सिंबॉलिक पोजीशन है या फिजिकल पोजीशन है, और इसके बाद में होता है इसकी रिजर्व प्राइस क्या रखी गई है,
उसका 10% अर्नेस्ट मनी बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करना पड़ेगा, और फिर इसका कितनी बोली आप बढ़ाते जाएंगे उसका अमाउंट बताते हैं, और एंड में इसकी जो कॉन्टेक्ट पर्सन होता है, किसको ये बिडर्स, प्रोस्पेक्टिव बिडर्स कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर इसमें दे दिया जाता है। और फिर हम सेल के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। और जब हम सेल के लिए प्रोसीड करते हैं तो उस डेट तक इंतज़ार करते हैं। जब वो डेट आती है, 30 दिन का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर डे को हम अपने बिड्स को ओपन करते हैं, और जो उसमें हाईएस्ट बिडर होता है, अगर उसकी प्राइस कोट की गई हमारी रिजर्व प्राइस या उससे ऊपर होती है, तो हम ये सेल उसके फेवर में छोड़ सकते हैं, यानी सेल को कंफर्म कर सकते हैं कि आपके इस सेल के हकदार आप हैं, क्योंकि आपका हाईएस्ट बिड है, क्योंकि हाईएस्ट को ही हम देते हैं। और जैसे ही हम उसके फेवर में सेल को कंफर्म करेंगे, उसको देन एंड देयर सेल प्राइस का, जो हमारी सेल प्राइस उसने कोट की है, जिस पे हमने सेल को कंफर्म किया है, उसका 25% बैंक के साथ जमा करना पड़ता है। और उसको जमा करने में जो 10% अर्नेस्ट मनी उसने दिया हुआ है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। ये इन एडिशन टू दैट नहीं है, उसको इंक्लूड करते हुए 25% ऑफ सेल प्राइस उसने जमा करना होता है। और जब वो जमा कर देता है तो बाकी जो 75% हमारा बचता है, उसके लिए हम इसको 15 दिन का समय देते हैं, और उस 15 दिन के अंदर ये रिमेनिंग 75% जमा कर सकता है। नहीं भी कर सकता है तो हमें रीजनेबल एक्सटेंशन 15 दिन का 1 या 2 और इसको दिए जा सकते हैं, पर ये प्रोसेस को बहुत लंबा नहीं खींचना होता है। 1 या 2 एक्सटेंशन के बाद बैंक इसको जो 25% हमारे पास जमा हो गया है, उस मनी को फोरफीट करते हुए सब्सिक्वेंट सेल के लिए प्रोसीड कर जाता है। ये हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सेल का नोटिस, सारी डिटेल्स नोटिस में जो कंटेंट्स मैंने बताए हैं, और उसके बाद सेल जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन का 25% जमा कराना, 15 दिन के समय के बारे में उसे बता देना। ये कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आपकी ये सेल की प्रोसेस एक तरीके से पूरी हो जाती है। आपने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है। मेरे कल की और उससे एक दिन पहले की वीडियो में आपको मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूं कि कृपया मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।